आज के इस क्लास में हम लोग जो एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपके पेपर में ये निश्चित छप सकता है। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशाओं का वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर वैदिक आर्यों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का क्या करें, विवेचना करें। देखिए यहां पर मैंने जो पॉइंट ऐड करा है वह सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और राजनीतिक है। ठीक है, इसमें से कोई दो ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये चार मैंने इसलिए ऐड कर दिया है ताकि आपको चारों की समझ हो जाए अच्छे तरीके से, और आप अगर चारों पूछा जाए तो आप चारों का आंसर कर सकते हो, अगर दो पूछे कोई तो दो का कर सकते हो, तीन पूछे तो तीन का कर सकते हो। चलिए हम लोग सबसे पहले अब इसके आंसर राइटिंग को देखते हैं। बिल्कुल टॉपर के अंदाज में हम लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग देखना सीखेंगे टॉपर गुरु के साथ। चलिए भाई साहब देखो की पॉइंट क्या है क्वेश्चंस का की पॉइंट है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल का एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर वैदिक काल, यह जो काल है इसे वैदिक काल क्यों कहा गया इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल जो है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, इसका विकास जो माना जाता है यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल जो है यह विकसित हुआ। आखिर यह वैदिक काल क्यों कहा गया इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इस काल में क्या होता है, तो इस काल में वेदों का निर्माण होता है। वेद के बारे में जानते हो, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इन सभी वेदों का जो निर्माण है आपका इसी उत्तर वैदिक काल में होता है। ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस उत्तर काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो एक बेसिक परिचय था आपका उत्तर वैदिक काल का। आगे देखते हैं कि आखिर उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी वह सामाजिक स्थिति किस प्रकार का था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या एवं साधनों की विधि के कारण जो है बड़े ग्रामों और नगरों का क्या होता रहा, विकास होता रहा, क्योंकि काफी ज्यादा जनसंख्या थी और साधनों की विधि के कारण जो है यहां पर ग्रामों और नगरों का काफी ज्यादा विकास होना शुरू हुआ। आर्य एवं अनार्य रक्त के मिश्रण के कारण जो है सामाजिक जीवन में परिवर्तन जो था यह स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता था। लेकिन अभी भी अधिकांश आर्य जो है यह गांव में ही निवास करते थे। भले ही सामाजिक परिवेश में विकास का पहल था, लेकिन आर्य समाज के जो लोग थे यह अधिकतर आर्य समाज के लोग जो है वह कहां पर, तो गांव में ही निवास किया करते थे। गांव के घर जो थे वह कच्ची पक्की, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में घर जो होता था यह किस चीजों से बना होता था, तो कच्ची पक्की ईंटों से, मिट्टियों से, बांसों से बनाए जाते थे। ठीक है, छत को घास फूस से बनाया जाता था और भूमि पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रचलन था। इस काल की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए इस काल के सामाजिक परिवेश की अगर बात करें तो वैदिक काल में जो है कौटुंबिक जीवन में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यहां पर जो था संयुक्त परिवार की प्रथा जो थी यह प्रचलित थी। वहीं पर बात कर लिया जाए तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी काफी ज्यादा विकसित हुआ और धीरे धीरे जो है यह जाति व्यवस्था का रूप लेने लगा था। जैसे कि समाज जो है इसके बाद 4 वर्णों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं पर बात किया जाए तो साधारणतः जो है स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस काल में जो है विवाह का प्रथा आवश्यक माना जाता था। अविवाहित पुरुषों को न तो किसी यज्ञ में अधिकार दिया जाता था और न ही उसे स्वर्ण ही, यहां पर स्वयंवर लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, स्वयंवर लिख लीजिएगा, उसे किसी भी स्वयंवर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। किसको, जो अविवाहित लोग हुआ करता था। इसलिए इस काल में जो है महिला और पुरुष सभी के लिए जो है विवाह की जो प्रथा थी, विवाह की प्रथा यह आवश्यक किया गया था। आगे बात करेंगे तो देखिए इसकी सामाजिक परिदृश्य कुछ और भी है, वह है कि उत्तर वैदिक काल में समाज में नारियों की स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिला था। यानी कि नारियों से जो क्या कहते हैं मतभेदता की जाती थी, नारियों से जो विभेद, नारियों में जो विभेद था, उन सभी विभेदों की स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिला था उत्तर वैदिक काल में। और इसी काल में भोजन और वस्त्र में कोई विशेष परिवर्तन, इस काल में भोजन और वस्त्र में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस काल में एक चीजों पर रोक था, वह था मांस के सेवन पर। ठीक है, मांस के सेवन को बहुत बुरा समझा जाता था। ठीक है, वहीं पर उत्तर वैदिक काल की बात कर लिया जाए तो इस काल में शिक्षा का भी काफी ज्यादा विकास हुआ। गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले क्या होता था, तो ब्रह्मचर्य धारण करना होता था विद्यार्थियों को। ठीक है, और वह ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी के संस्कार में लोगों को आना पड़ता था और इसी चीज को द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसी चीज को क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। और इसके बाद काफी ज्यादा जो है शिक्षा का विकास देखने को मिला। वहीं पर बात कर लिया जाए अब आर्थिक स्थिति की, तो देखिएगा आर्थिक स्थिति उत्तर
वैदिक काल की जो आर्थिक स्थिति थी, इस काल में आर्थिक क्षेत्र में भी काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन जो है यह आर्यों का क्या था, तो प्रमुख व्यवस्थाएं मानी जाती थी। कौन कौन सी चीजें? कृषि और पशुपालन। लेकिन इस काल में कृषि का बहुत अधिक विकास हुआ और इसका महत्व भी काफी अधिक बढ़ गया था, क्योंकि लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी और लोगों की जनसंख्या अगर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, आपको खाने के लिए खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकता है ये अधिक होगी। और खाद्य पदार्थ आपको कहां से मिलने वाला है, तो वह कृषि कार्य से ही मिलने वाला है। इसीलिए कृषि की जो अहमियत थी इस काल में अधिक देखने को मिला। वहीं पर बात कर लिया जाए कि कृषि के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधे भी काफी ज्यादा विकसित हुए, व्यवसाय में भी काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिला और अनेक नवीन व्यवसाय का उल्लेख इस उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलता है। इस काल में बात कर लिया जाए तो वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग का तेजी से विकास होता है और सोने, चांदी, लोहे, टीन आदि का जो है इस काल में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो वाणिज्यिक व्यापार की, तो वाणिज्यिक व्यापार जो है इस काल में भी काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में अपना जो है स्थान ग्रहण किया। वहीं पर बात करें देखिए तो इस काल में जो भी व्यक्ति व्यापारी होते थे, ठीक है, उनका जो है एक अलग सा वर्ग था जिसे किस रूप में जाना जाता था, तो वाणिज्य के रूप में जाना जाता था। तो ये थी क्या, तो ये थी उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। वहीं पर हम बात करें उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति की, तो राजनीतिक स्थिति भी काफी ज्यादा यहां पर क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित देखने को मिला था। बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो है राज्यों का स्थान जो है एक तरीके से राज्य न होकर यह एक प्रादेशिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य का जो आधार प्रादेशिक हो गया था। ठीक है, राज्य का जो राज्य आधार नहीं रह गया था, वह राज्य जो है अब प्रादेशिक राज्य के रूप में विकसित हो गए थे। अतः कहा जा सकता है कि राजा न केवल जन का प्रमुख हुआ करता था, वरन देखो वरुण नहीं, यहां पर वरन कर लेना, ठीक है, वरन वह एक निश्चित प्रदेश का क्या हुआ करता था, स्वामी हुआ करता था। ना ही वह केवल राजा जो होते थे, जो भी राजा इस काल के हुए, इस काल में जो भी राजा हुआ करते थे, वह केवल राज्य के अंतर्गत ही नहीं प्रमुख माना जाता था, वह कहा जाए तो पूरे प्रदेश का स्वामी माना जाता था। आगे बात करेंगे तो देखिए इसके राजनीतिक पहल में बात कर लिया जाए तो जितने भी राजा या सम्राट हुए, ठीक है, वह वंशागत हुआ करता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जैसे कि कोई राजा है तो उसके ही वंश का कोई अगला राजा फिर से बनेगा, लेकिन इसके लिए एक चीजें नियम थी। वह नियम क्या था देखिएगा, तो इसके लिए क्या होना था, तो प्रजा की स्वीकृति जो है आवश्यक माना जाता था। अथर्ववेद में राजा के निर्वाचन का क्या मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि राजा के निर्वाचन का उल्लेख जो है यह किस वेद में मिलता है, तो आप कहोगे भाई साहब अथर्ववेद में मिलता है। वहीं पर बात करें तो राज्य कार्य में जो होता था राजा के सहयोग के लिए, वह अनेक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था इस काल में। जैसे कि राजगुरु के रूप में कौन थे, तो पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित को क्या कहा जाता था, राजगुरु कहा जाता था। राजा की पटरानी जो होती थी जिसे महिषी कहा जाता था। ठीक है, वहीं पर बात कर लिया जाए कि सेना का जो प्रधान होता था उसे सेनानी कहते थे। वहीं पर राजप्रसाद का जो रक्षक होता था उसे क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था। इसी तरीके से अनेकों पद जो है निर्धारित किए गए थे, किसके लिए, तो राजा के सहयोग के लिए, राजा को सहायता प्रदान करने के लिए। तो यह थी राजनीतिक स्थिति। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। तो देखिएगा, धार्मिक स्थिति की अगर बात कर लिया जाए उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं की आराधना और उपासना जो है यह काफी मात्रा में होती थी। लेकिन इस काल में जो है अनेक देवी देवताओं ने अपना महत्व जो है खो दिया था। यानी कि काफी सारे देवी देवताएं जो थी जिसका महत्व कम हो गया था। इस काल में ज्यादातर अगर बात कर लिया जाए तो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, इस सभी की जो पूजाएं हैं ये काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। वहीं पर बात कर लिया जाए ऋग्वैदिक आर्यों का जो धार्मिक स्थिति था, ठीक है, धार्मिक जीवन वह बहुत ही सरल माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो धार्मिक जीवन था वह बहुत ही कठिन था। इस युग में यज्ञ का काफी ज्यादा महत्व बढ़ गया था। धार्मिक जो कर्मकांड थे उसका जो है विस्तार हुआ और यज्ञ इतने खर्चीले और जटिल हो गए कि साधारण जनता के लिए इस जगहों पर अनुष्ठान करवाना जो है असंभव सा था। क्योंकि देखिए, आमदनी जितनी रहेगी उस हिसाब से अगर खर्चे हो तो कहीं ना कहीं यह सभी के लिए एक सरल माना जाता है, एक सामान्य माना जाता है। लेकिन यज्ञ का जो खर्चा था वो काफी जटिल था, जिसके कारण एक साधारण जनताओं के लिए, एक साधारण व्यक्तियों के लिए जो है इन जगहों पर अनुष्ठान करवाना वह काफी असंभव माना जाता था। तो यह कुल स्थिति थी धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल का। चलिए, तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक की पॉइंट है निष्कर्ष, जो कि आपको हर एक प्रश्नों के अंत में लिखना ही है, जिससे क्या होती है, तो आपके आंसर की यूनिकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं निष्कर्ष के अंतर्गत। तो देखिए, इससे स्पष्ट होता है उपयुक्त कथनों के आधार पर कि इस काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके साथ साथ धार्मिक स्थिति थी, उस क्षेत्र में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला था। तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सेम इसी प्रकार से अपना आंसर राइटिंग करना है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती
सकती है। तो बस एक छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आगे पेपर नंबर 2 की क्लासेस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ पेपर नंबर 2 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।